हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स आए हैं, और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं, और यूपी ट्रिपल एससी का पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ये एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 17 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप भी आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों, ये पेपर नंबर 22 है। इससे पहले 21 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है। दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, जिन्हें पढ़कर आप भी आसानी से पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को ना भी पढ़ें और ऑप्शंस का मतलब भी आपको ना पता हो, तो भी आप केवल पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को पहचान करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सभी 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। रेस्पॉन्स शीट से ये सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हमारे आंसर कहीं गलत तो नहीं हो जाएंगे। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम मैच किए हुए हैं, एकदम सही आंसर से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें अनुचित तरीके का पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। तो ये वाला वाक्य गलत है, ठीक है। यहाँ पर बालक की क्षमता के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि हमें विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है। हमें बालकों की क्षमता के आधार पर फीडबैक नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी बच्चों को समान मानकर फीडबैक देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। तो गतिविधि के आधार पर हमें फीडबैक देना चाहिए, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना। तो ये वाला वाक्य भी सही है। विद्यार्थी ने किसी भी कार्य को करते समय कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया, ठीक है, उसने किस शैली का प्रयोग किया, उस पर आधारित हम फीडबैक दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो ये वाला वाक्य भी हम बिल्कुल सही है। हमें बच्चों को तुलना करके फीडबैक नहीं देना है, हमें बच्चों के बीच में बिना तुलना किए ही प्रतिपुष्टि देनी है, फीडबैक देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 बाकी के तीनों से अलग है, डिफरेंट है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है, गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। तो ये वाला वाक्य सही हो सकता है, सही है, ये वाला वाक्य सही है, लेकिन इसको आंसर मानने से पहले बाकी के ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, तो ये वाला वाक्य गलत है। जब हम गतिविधि को महत्व देंगे तो बच्चे बोरियत महसूस नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, उन्हें सफलता मिलने पर। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। जब बच्चों को सफलता मिल जाएगी तो क्या वो बोरियत महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4, उनकी सफलता की अपेक्षा करना।
उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो देखिए, अगर हमें बच्चों से अपेक्षा है उनके सफल होने की, तो इससे क्या वो बोरियत महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये वाला वाक्य भी गलत है। तो गतिविधि को जब हम महत्व नहीं देंगे तो इससे बालक क्लास में बोर होने लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अभिकथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज करना और चर्चा करना सार्थक होता है, अच्छा होता है। तर्क आर, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो आरोपण गलत है, नकल गलत है, निष्क्रिय ध्यान गलत है, समस्या समाधान तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है आरोपण। तो क्या हमें बालकों पर एक दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए? तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। नकल करना गलत बात होती है, तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। निष्क्रिय ध्यान, तो निष्क्रिय क्या एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। समस्या समाधान, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कठिनाई की पहचान करना, लक्ष्य निर्धारित करना, संभावित समाधान खोजना, परिणामों की खोज करना और उसके अनुसार कार्य करना तथा परिणामों का मूल्यांकन करना, ये सभी समस्या समाधान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अधिसंज्ञान। ठीक है, यहाँ दे रखा है स्वयं। तो देखिए दोस्तों, जब भी बच्चे के स्वयं के बारे में बात की जाए, ठीक है, जब भी बच्चा स्वयं के बारे में सोच विचार करे, स्वयं के बारे में चिंतन करे, ठीक है, तो ये सारी जब बच्चा अगर स्वयं या अपने आप ये सारे शब्द आ जाएं तो इसका आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। जब भी बच्चा अपने स्वयं के बारे में सोच विचार करे, स्वयं के ज्ञाता होने का उसको ज्ञान हो या जागरूकता हो, तो यह अधिसंज्ञान कहलाती है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो किसके प्रयोग से बचना चाहिए का अर्थ है कि कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। हम बच्चे को जो संप्रत्यय पढ़ा रहे हैं उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण हमें बच्चे को देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, तो इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 3, संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। हम संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण भी बच्चे को दे सकते हैं। जो गैर उदाहरण होता है वह उस संप्रत्यय में दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन उस संप्रत्यय से ही संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 4, उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। हमें बालकों की संस्कृति से संबंधित प्रचलित ही उदाहरण उनको देने चाहिए। तो यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, तो ये जो शब्द लिखा हुआ है असतत, यह एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। तो जो ऑप्शन सभी ऑप्शन से, बाकी के 3 ऑप्शन से अलग होता है, वही हमारा सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ दे रखा है निष्क्रिय, तो निष्क्रिय एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। बच्चे ज्ञान के या सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, बल्कि सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल गलत है। बच्चों में सभी प्रकार की क्षमताएं होती हैं।
बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, तो ये वाला वाक्य गलत है। इसमें बोला जा रहा है कि बच्चे रट करके सबसे अच्छा सीखते हैं, तो ये वाला वाक्य क्या है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यहाँ दे रखा है सक्रिय, तो सक्रिय एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, इसलिए ये वाला वाक्य हो गया हमारा सही। जो बच्चे होते हैं वे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? तो कौन सा कारण है जो कि बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? अनुभवात्मक शिक्षा, ये वाला वाक्य, तो ये तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अनुभवात्मक शिक्षा बच्चे के लिए अच्छी बात होती है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, तो ये वाला वाक्य गलत है। अगर हम बच्चे को ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं जो कि बच्चे के लिए गैर प्रासंगिक है या फिर अप्रासंगिक है, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो जाएगा हमारा गलत। अप्रासंगिक या फिर गैर प्रासंगिक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 3, समावेशी दर्शन, तो समावेशी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। जो भी चीज़ें हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वह शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो देखिए, जटिल और व्यापक, तो जटिल का मतलब होता है कठिन, तो कठिन एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। जब सीखी जाने वाली सामग्री कठिन होगी तो विद्यार्थी बेहतर सीखेगा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, तो जब सीखी जाने वाली सामग्री मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, अव्यवस्थित और असंगठित, तो अव्यवस्थित और असंगठित दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 4, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। अगर हम बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं और वह चीज़ बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से अलग है, तो वह बच्चे के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं होगी और वह बच्चे को सीखने में मदद नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सभी से अलग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? तो देखिए, उच्च क्रम समस्या समाधान, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। उच्च क्रम समस्या समाधान सृजनात्मक बालक की विशेषता होती है। अभिसारी सोच, तो ये वाला वाक्य गलत है, ठीक है। अभिसारी सोच सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं होती, बल्कि अपसारी सोच सृजनात्मक बालक की विशेषता होती है। नवाचारी प्रयोग, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। जो बालक सृजनात्मक होता है उसके अंदर नए नए प्रयोग करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 4, जिज्ञासा की प्रबल भावना, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। जो बच्चा सृजनात्मक प्रवृत्ति का होता है उसके अंदर जिज्ञासा प्रबल रूप से पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2, अभिसारी सोच एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अभिसारी सोच एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य गलत है और ये सभी ऑप्शन से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस बटन पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद इस तरह का घंटी बन करके आएगी और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? बचने का मतलब है कि कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशाला का आवंटन करना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है गतिक दिव्यांगता। गतिक दिव्यांगता का अर्थ है ऐसे बालक जो कि चल फिर नहीं पाते हैं अच्छे से। तो क्या हमें ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। मान लीजिए बच्चा जो है
वो जो ट्राईसाइकिल होती है, ठीक है, जिस पे बैठ कर के बच्चा चलता है, अगर हम ऊपरी मंजिल पर हम प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कक्षाएं बना देंगे तो बच्चे को वहाँ तक आने जाने में परेशानी होगी, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। हमें रैंप बनानी चाहिए, सीढ़ियाँ भी बनानी चाहिए और सीढ़ियों के बगल में रैंप भी बनानी चाहिए, जिससे कि बच्चा अगर ट्राईसाइकिल पर बैठा हुआ है, जो गाड़ी होती है मतलब साइकिल होती है जिस पर बैठा हुआ दिव्यांग बालक बैठते हैं, दिव्यांग लोग बैठते हैं, तो उस रैंप बनी हुई होगी तो उस पर आसानी से गाड़ी उस साइकिल को चला करके ले जाया जा सकता है। लिफ्टों से समतल करना, तो स्कूल में लिफ्ट होनी चाहिए जिसमें बैठकर आसानी से यहाँ वहाँ मतलब ऊपरी मंजिलों पर जाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। हमें विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को अनुकूल बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। तो देखिए यहाँ दे रखा है शब्दों को पढ़ने की क्षमता प्रभावित होती है, तो जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो यह क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया कहलाता है, और हिंदी में हम इसे पठन वैकल्य या फिर वाचन वैकल्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, वाचन वैकल्य। अगर वाचन वैकल्य के स्थान पर पठन वैकल्य दे रखा होता तो वो भी हमारा सही आंसर होता, और अगर इंग्लिश के ऑप्शन दिए रखे जाते जैसे कि डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्फेजिया, तो उस कंडीशन में डिसलेक्सिया हमारा आंसर हो जाता, जो जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे हम इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, स्मृति सहायक विधियां लागू करना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, हमें स्मृति सहायक विधियां लागू करनी चाहिए। संगठनात्मक चार्ट बनाना, तो ये भी बिल्कुल सही है। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है, ठीक है। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना मतलब कि ऐसे शब्द बच्चों के सामने प्रस्तुत करें जो कि असंबद्ध हो मतलब कि विषय वस्तु से जुड़े हुए न हो, तो ये वाला वाक्य क्या है, गलत है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 4 है वो नोट्स बनाते समय छूट गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। हमें पता चलेगा कि 2 ऑप्शन सही हैं, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ये चौथा ऑप्शन दिया रहता है वो भी क्या होता, सही होता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें नेगेटिव है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमें असंबद्ध शब्द प्रस्तुत नहीं करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए मतलब कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। जब भी हम कक्षा में किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हो तो हमें अलग अलग संस्कृतियों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है, देखिए यहाँ दे रखा है प्रभावी संस्कृति के लिए, इसका अर्थ ये है कहने का कि हमें केवल प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करनी चाहिए, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। हमें प्रभावी संस्कृति के स्थान पर सभी बच्चों के लिए, सभी संस्कृतियों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। विशेषताओं को साझा करना मतलब शेयर करना, जो कि पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। हमें बच्चों के बीच में एक दूसरे का सम्मान करने की आदत को बढ़ावा देना चाहिए, और आपस में जो अलग अलग संस्कृतियों से बच्चे आते हैं तो हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर 2 सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, तो इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। बच्चों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विविध प्रकार के उनके जो परिप्रेक्ष्य होती हैं, क्या हमें उनको हतोत्साहित करना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हतोत्साहित करना एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य हो गया गलत। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि याद ही रखा है कुछ विद्यार्थी ही, तो ही एक नेगेटिव वर्ड होता है। ही, सिर्फ, केवल, ये सभी नेगेटिव वर्ड होती हैं, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। हमें विद्यालय में केवल कुछ ही विद्यार्थियों को समाहित महसूस नहीं करवाना है, बल्कि जितने भी बालक स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें उन सभी बालक बालिकाओं को समाहित महसूस करवाना है। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल गलत है। हमें विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर समूहों में नहीं बांटना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। विभेदी आकलन का मतलब हो गया अलग अलग प्रकार की पढ़ाने की सामग्री, तो हमें बालक की ज़रूरतों के अनुसार, बालक बालिकाओं की ज़रूरत के अनुसार अलग अलग प्रकार की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सबसे डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1, तो देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं। तो ओपन एंडेड उन क्वेश्चंस को बोलते हैं जिनके एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं, या फिर जिन प्रश्नों का उत्तर बालक सोच विचार करने के बाद, विचार मंथन करने के बाद देता है। तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर बालक सोच विचार करने के बाद देता है और उनके एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं, वही उसी प्रकार के क्वेश्चन हमारा सही आंसर होते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर एक ही शब्द में दिया जा सके, तो वो क्वेश्चन क्लोज एंडेड होते हैं और ऐसे ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होते। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, 325 और 486 को जमा करो, मतलब कि 325 और 486 को जोड़ो। तो बालक क्या करेगा, बालक इनको जोड़ देगा और उसका कोई एक आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, बंद सिरे वाला प्रश्न है, तो ये हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। ठीक है, बच्चा बता देगा कि जो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम है, यह कौन से साल में प्रतिबंधित किया गया था। तो 1978, 77, जो भी है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर भी क्लोज एंडेड होगा, एक शब्द में इसका आंसर दिया जा सकता है। ये प्रश्न भी बंद सिरे वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 3, श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो ये वाला वाक्य भी बंद सिरे वाला प्रश्न है, श्वसन की परिभाषा बच्चा सुना देगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ होना चाहिए था कि प्रदूषण को रोकने के विभिन्न उपाय सोचिए। ठीक है, तो देखिए जब बच्चा प्रदूषण के कारणों का पता लगाएगा तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा घर से बाहर जाएगा। हो सकता है कि वह अपने से बड़ों से पूछताछ करे कि प्रदूषण क्यों फैलता है, आसपास के लोगों से पता करे। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, अपने सोच विचार की क्षमताओं पर जोर डालेगा। वह सोच विचार करेगा कि प्रदूषण क्यों होता है और प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं। अलग अलग बच्चे इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है की व्याख्या करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, बैठने की तय व्यवस्था। तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है, यहाँ दे रखा है कि बैठने की तय व्यवस्था। तय एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो हमें बैठने की तय व्यवस्था नहीं करनी है, बल्कि हमें जो बैठने की व्यवस्था है उसे फ्लेक्सिबल रखना है, लचीला रखना है। बच्चे जहाँ चाहे वहाँ
बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना। तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, निर्देश देना एक नेगेटिव वर्ड है, और बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना भी नेगेटिव वर्ड है। तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना। तो स्मरण करने का अर्थ होता है याद करना। तो याद करना और स्मरण करना नेगेटिव वर्ड है। तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह कार्य करना। तो चर्चा करना पॉजिटिव वर्ड है और समूह कार्य करना भी पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 4 सभी से डिफरेंट है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 ही पॉजिटिव है और बाकी के तीनों ऑप्शन नेगेटिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना। तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 2, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। तो प्रदर्शन पर ध्यान देना नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, बच्चों की तुलना करना नेगेटिव वर्ड है। तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 3, मानक वर्ग में बच्चे की लेवलिंग करना। तो मानक भी नेगेटिव वर्ड है और बच्चों की लेवलिंग करना, यानी कि बच्चों की लेवलिंग करने का मतलब है कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा भी कमज़ोर है पढ़ने में। इस तरह से बच्चों की लेवलिंग करना गलत बात होती है। तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या सीख रहा है, वह किस प्रकार सीख रहा है। ठीक है, मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है जिससे कि बच्चे के बारे में पता लगाया जा सके कि किस तरह से बच्चा प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्य चर्चा का लचीलापन। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्य चर्चा के लचीलेपन पर जोर देती है। पाठ्य चर्चा का मानकीकरण। तो ये वाला वाक्य गलत है, क्योंकि मानकीकरण यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण। तो गैर संदर्भीकरण एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो ये वाक्य भी गलत है। पाठ्यक्रम को बच्चे के संदर्भ में गैर नहीं होना चाहिए, बल्कि पाठ्य पुस्तकों को बच्चों के लिए संदर्भ में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। तो रटना और याद करना दोनों ही नेगेटिव वर्ड है। तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, पहला वाला सही है और सभी से डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 20, कथन ए, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर लड़की और लड़कियों में अंतर किया जा रहा है। लड़के गणित और विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन लड़कियां भी गणित और विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों में क्षमता नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर तर्क आर, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो ये वाला वाक्य भी क्या है, ये वाला वाक्य भी गलत है। ठीक है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा, तो यहाँ अंतर किया जा रहा है। लड़कों में भी गणित तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं होती हैं, लेकिन लड़कियों में भी होती हैं। तो ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस बटन पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये बेल बन करके आएगी, और जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमने कोई नई वीडियो डाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, पहले पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन था। तो ये ध्यान नहीं है, वहाँ लिखा हुआ नहीं है कि ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में या फिर एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 2,
शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, ये वाक्य गलत है। ठीक है, शिक्षिका की या शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है, ये तो सही है, लेकिन क्या विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं? गलत। तो ये पूरा वाक्य हो गया हमारा गलत। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है, ये वाला वाक्य भी गलत है। विद्यार्थी सक्रिय होते हैं, ये तो सही है, लेकिन क्या शिक्षिका निष्क्रिय होती है? गलत। शिक्षिका भी सक्रिय होती है। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में या बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक भी सक्रिय रहता है और बालक भी सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, जो बुद्धि होती है वह एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता नहीं होती, बल्कि अध्ययन के द्वारा, मेहनत के द्वारा बुद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप पर कार्य करें, अच्छे से अध्ययन करें, तो बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। जो बुद्धि होती है वह कई प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 4, बुद्धिमत्ता को एकांकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि अनेकों प्रकार की होती है, बहु प्रकार की होती है। तो देखिए, जो पहला वाला ऑप्शन था ये क्या था? गलत था, और बाकी के जो ऑप्शन थे वो क्या थे? सही थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगी। पूजा लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो जो पूजा है वह किस चरण में है? वह आज्ञा पालन व दंड विन्यास के चरण में है। क्यों? देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें खेलने बाहर शिक्षिका हमें बाहर खेलने जाने की अनुमति नहीं देंगी। तो यहाँ पर शिक्षक की आज्ञा का पालन करने की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आज्ञा पालन एवं दंड विन्यास इसका आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों को लगता है कि अगर उन्होंने शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उन्हें दंड मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उपयुक्त इनाम देकर, तो इनाम देना एक गलत बात है, तो ये वाक्य हो गया गलत। सख्त सजा देकर, तो सजा देना एक गलत बात है, तो ये वाक्य हो गया हमारा गलत। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। हम बच्चे को दी जाने वाली मदद की मात्रा में बदलाव कर सकते हैं, अगर हम उसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और उसकी जो मदद करने का जो स्वरूप है उसमें भी हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला वाक्य हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 4, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर, तो नकल करवाना ही गलत बात है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेव वाइगोस्की ने कहा है कि जब भी किसी वयस्क व्यक्ति के द्वारा या शिक्षक के द्वारा बालक की सहायता की जाती है तो इसको हम पाठ प्रदान करना कहते हैं। तो मदद करना, सहायता करना, पाठ प्रदान करना, ये सभी लेव वाइगोस्की से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक उसे कहते हैं जब बच्चा किसी भी कार्य को कर रहा होता है और वह अपने आप से ही बातें कर रहा होता है, तो उसे हम व्यक्तिगत वाक या निजी वाचन कहते हैं। बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, तो पहला वाला वाक्य बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक या निजी वाक बच्चे को अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करता है। रुकावट पैदा करता है? बिल्कुल नहीं।
गलत बात है। रुकावट पैदा करना तो वाक्य हो गया ये गलत। बच्चे की आत्मकेंद्रितता दर्शाता है, बिल्कुल नहीं। बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घट जाता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। बच्चे के द्वारा अपने आप से बात करना बच्चे को उसकी सोच को विनियमित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तु को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त चिंतन की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो बच्चे हैं वह अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं, यानी कि वह अमूर्त संरचनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब है कि बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले की अवस्था में होंगे। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका आंसर आप दो तरह से पता लगा सकते हैं। यहाँ दे रखा है लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित करना। तो बालकों के अंदर वस्तुओं को व्यवस्थित करने का जो गुण है वह भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आता है। ठीक है। चीज़ों को क्रमबद्ध करना, व्यवस्थित करना, उनका संरक्षण करना, ये सारे गुण बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी संवेदी चालक अवस्था, पहली अवस्था है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत की चौथी अवस्था कौन सी है या तीसरी अवस्था कौन सी है। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था कौन कौन सी है, उनके क्या क्या नाम है। और दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सी अवस्था की समय अवधि क्या होती है। तो देखिए जो संवेदी चालक अवस्था है, पहली अवस्था, यह 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है और चौथी अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो दोस्तों जो अनुकूलन की प्रक्रिया होती है उसमें समायोजन व समावेशन दोनों ही आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में अनुकूलन के बारे में बात की है और उन्होंने अनुकूलन के अंतर्गत समायोजन व समावेशन के बारे में बताया है। अब देखिए दोस्तों समायोजन व समावेशन का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों देखिए जब भी बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में क्या करता है, जब भी बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करे या बदलाव करे या संशोधन करे तो इसे हम समावेशन कहते हैं, इसे हम समायोजन कहते हैं। जब भी बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करे, संशोधन करे या बदलाव करे, सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तो उसे हम समायोजन कहते हैं। लेकिन अगर बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में नए ज्ञान को जोड़े तो उसे हम समावेशन करना कहते हैं। समावेश यानी कि बच्चे ने अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या कर लिया, समावेश कर लिया, जोड़ लिया। ठीक है। तो जब भी बच्चा अपने स्कीमा में नए ज्ञान को जोड़ता है तो उसे हम समावेशन कहते हैं। और जब वह अपनी वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, संशोधन करता है तो उसे हम समायोजन कहते हैं। और ये दोनों ही अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं। तो आस पड़ोस से सीखते हैं, सही बात है। धर्म से सीखते हैं, सही बात है। स्कूल से सीखते हैं और समकक्षीय समूहों से सीखते हैं। तो सभी ऑप्शन सही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक समाजीकरण के कौन कौन से कारक हैं। तो परिवार और पास पड़ोस प्राथमिक समाजीकरण के कारक होते हैं और परिवार और पास पड़ोस के अलावा जितने भी होते हैं वे सभी समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं, जैसे कि धर्म, स्कूल, समकक्षीय समूह, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, किताब कॉपियाँ, ये सभी समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। संचार के माध्यम, मीडिया, ये सभी भी द्वितीय कारक होते हैं
समाजीकरण के। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। जो विकास होता है वह क्रमबद्ध तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर 2, विकास अव्यवस्थित होता है, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल गलत है। जो विकास होता है वह व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर 3, विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत का अर्थ होता है कंटिन्यू, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। जो विकास होता है वह बालक के गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, उम्र भर चलता रहता है। तो विकास जो है वह लगातार कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। बच्चे का जो विकास होता है वह उसके सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं और सामाजिक परिवेश से भी प्रभावित होते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, लेकिन तीसरा वाक्य सही है और ये सभी से डिफरेंट है, अलग है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों में व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चों के विकास की एकदम पक्की और सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हाँ, ये बात सही है कि बच्चे के विकास का कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सटीकता से या फिर पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन नंबर 2, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। ठीक है, पूर्वानुमान, थोड़ा बहुत पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, यहाँ तक वाक्य बिल्कुल सही है, परंतु सभी बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। हम कुछ हद तक विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और सभी बच्चों में विकास की जो गति होती है, जो दर होती है, वह अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही वाक्य बोला गया है। ऑप्शन नंबर 4, अव्यवस्थित व असतत होता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, जो विकास होता है वह अव्यवस्थित व असतत नहीं होता, बल्कि व्यवस्थित व सतत होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस बटन पर आपको दबाना है और जैसे ही आप इस बटन पर दबाएंगे तो इस तरह की घंटी बन करके आएगी और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा जब आप ऑल पर दबा के रखेंगे इससे। दोस्तों, हम सभी 30 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों, इस चैनल को आपको अपने कम से कम एक दोस्त से ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। प्लीज़ दोस्तों, आपसे ये विनती है, हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने एक फ्रेंड से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों।